इस समय हम जयपुर में हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक गहलोत जी, धन्यवाद। इस ऐसे समय में आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम जानते हैं कि ये एक कठिन वक्त है राजस्थान के लिए और पूरे भारत के लिए ही एक कठिन वक्त है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल राजस्थान ने भीलवाड़ा मॉडल दिया देश को और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब ये भीलवाड़ा मॉडल ही अप्लाई होना चाहिए, लेकिन भीलवाड़ा संभला तो रामगंज का इलाका जो जयपुर में है वो उभर कर आ गया। तो आप कितने कंसर्न्ड हैं ये रामगंज इलाके में जो हो रहा है उसको लेकर? तो ये भीलवाड़ा मॉडल जो है वो तो आधार बन गया, सब जगह पूरे देश में बन गया है। राजस्थान में हम आधार बना के चल रहे हैं, पर इलाके में फर्क बहुत होता है। रामगंज का इलाका बिल्कुल अलग तरह का इलाका, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने जो कर्फ्यू लगाया है पूरे सिटी वाल के अंदर, उससे कम आबादी होगी भीलवाड़ा की। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा फर्क है। पर हमने भी यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस रखी है, कर्फ्यू भी लगाया है, लोग समझाइश भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गलियों के अंदर गलियाँ हैं जी, और एक मकान में 3-4 फैमिली रहती है, तो एक थोड़ा फर्क पड़ता है। फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किया और टेस्टिंग बहुत बड़े रूप में कर रहे हैं हम लोग, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी तक आप देखिए करीब 40,000 हम लोगों ने जो है सैंपल लिए, 40,000, जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद में सबसे अधिक होंगे जी। तो लंबे हम चाहते हैं कि टेस्ट ज़्यादा हो, जिससे कि संख्या बढ़ेगी तो बाद में रोकने में आसानी हो जाएगी, मेरा मानना है जी। अशोक जी, आपने क्या कंसिडर किया कि रामगंज का इलाका, जैसे आपने कहा बहुत कंजेस्टेड इलाका है, हम वहां पे आज होके भी आए लास्ट पॉइंट तक जहां पे परमिशन थी मीडिया को जाने के लिए, और यही फीडबैक मिला कि ऐसे भी घर हैं, ऐसे भी मकान हैं जहां 10 लोग 15 लोग एक मकान में रहते हो, गलियां भी चौड़ी नहीं है, कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है, इंपोज करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप कंसिडर कर रहे हैं कि लोगों को वहां से निकाला जाए, एक तरह की इन्फोर्स्ड इवैक्यूएशन? मैं जानती हूं कि 4 लाख की आबादी है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूं इफ दिस इज एन ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग की, बातचीत करी, जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ लोकल एमएलए ने उनसे बातचीत करी। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम कोई फोर्सफुली किसी को निकालें। उनको समझाइश की गई, वो लोग समझ भी गए हैं धीरे धीरे, और लोग शिफ्टिंग होने भी लग गए हैं। आज भी मैं समझता हूँ 1300 से ज़्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हैं 14 सेंटर के अंदर। तो धीरे धीरे उनको समझाइश करेंगे और अधिकांश लोग शिफ्ट होंगे। और जो घरों में रहेंगे, मान लीजिए घर में 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 2 लोग वहाँ रह जाएंगे, बाकी लोग शिफ्ट हो जाएंगे। उनके लिए फ्लैट का इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। तो बड़े रूप में हम लोगों ने व्यवस्था कर ली क्वारंटाइन के लिए, अलग रहने के लिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो व्यवस्था हमने कर रखी, वो प्रोसेस चल रहा हमारा जी। अशोक जी, इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप वॉलंटरी इवैक्यूएशन को इनकरेज कर रहे हैं, कि आप लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप खुद मर्जी से निकल आइए, चाहे तो परिवार के 1-2 सदस्य को घर में छोड़ दीजिए, बाकी लोग बाहर आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बात है, यही तरीका ठीक रहेगा जी। उसी तरीकों को अपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर आपको इस पे? मैंने कहा आज करीब 1400 लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उसमें करीब 900 लोग परकोटे के अंदर के हैं। तो ये लोग धीरे धीरे समझ गए और उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे। सर, मैं हर मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछती हूँ, व्हाट कीप्स यू अवेक एट नाइट? आज हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का एक मुद्दा होता है या एक इलाका होता है जो रात को नींद नहीं आती उसको सोचकर। तो अगर मैं राजस्थान में आपसे पूछूं तो डज रामगंज कीप यू अवेक एट नाइट? जब टेंशन सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? 2 है। एक तो ये कि कोरोना का मुकाबला करके हमें विजय हासिल करनी है, उसके लिए जी जान लगानी है और लगा रहे हैं। नंबर 2, जो डेस्टिट्यूट है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, असहाय लोग हैं, सड़कों पर सोते हैं, नाइट शेल्टर में सोते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, कचरा बीनने वाले लोग हैं, ये जो कैटेगरी है हमने उसको ब्रैकेट कर दिया है उन मजदूरों के साथ में भी, जो मजदूर बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना में आते हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलती है,
हमने उन सबको 2,500 रुपये दिए। पहले 1,000 रुपये दिए थे, उसके बाद 1,500 रुपये और दे दिए उनके खाते के अंदर। पर जो असहाय डेस्टिट्यूट के खाते नहीं होते हैं, इनको हमने कैश दिया है। इस प्रकार हमने इनको कंफर्टेबल रखा है कि कम से कम कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा शुरू में ही। और सौभाग्य से राजस्थान में जो NGO हैं, भामाशाह है, सोशल वर्कर है, इन्होंने कमी नहीं रखी है। उस रूप में ये लोग हेल्प कर रहे हैं सबकी, खाना पका हुआ भी देते हैं और कच्चा खाना भी देते हैं। तो राजस्थान की परंपरा रही है, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर ये काम बहुत बड़े रूप में हुआ है। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। जी अशोक जी, आज मैं कुछ वक्त बिता के आई हूँ सीतापुरा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां पे जिस NGOs जैसे आपने बात की, बहुत सारे खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसे मजदूर भी मिले जो कहते हैं कि हमारे फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उन्होंने हमें फोन तक करके नहीं पूछा कि आपके क्या हालचाल है। ये ज्यादातर लोग बिहार के हैं और ये बहुत ही मतलब मुझे लगा इनका कहना है कि हमारे राशन कार्ड हमारे गांव में है, यहाँ नहीं है, तो हम जाएं तो जाएं कहां, और ये कहते हैं हमें घर भेज दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। मैं जानती हूं आपकी सरकार का एक ऑर्डर है कि जो भी जरूरतमंद इंसान है उसको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जरूरतमंद एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो ये कैसे डिफाइन होगा? देखिए, इसमें मेरा विचार कुछ अलग सा है। क्योंकि जब लॉकडाउन अचानक किया गया तो इनको वक्त नहीं मिला किसी को जाने का। फिर जब दिल्ली वाली घटनाएं हुई जी, उसके बाद में सबको एक साथ में आदेश जारी कर दिया कि जो जहाँ वही रहेगा। तो कई लोग तो सड़कों के किनारे हम लोगों ने कैंप बना रखे हैं पूरे देश के अंदर। जी, मैंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये लोग वहाँ रह चुके हैं, मजदूरों के लिए हमें सोचना चाहिए। जैसे हमारे कोटा में 25,000 बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, आपको मालूम बड़ा सेंटर है जी। आज उनसे बात हो रही, दिल्ली होम सेक्रेटरी से बात हुई, आज भी कुछ छूट मिल रही है, लगता मुझे ऐसा कि वो राज्य में जा रहे हैं। 15-20 साल के बच्चे हैं। उसी तरह मजदूर जो हैं, मेरा मानना है जब इनको 20 दिन हो गए हैं, एक प्रकार से क्वारंटाइन ही था उनके लिए, तो उसमें कोई पॉजिटिव आ ही नहीं रहे हैं जांच में भी। इसका मतलब वो जाए कोई रोग नहीं फैला सकते कहीं जा करके। एक बार इनको अगर प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, अभी जो 21 दिन पूरे हो गए हैं, एक बार इनको अगर छूट मिल जाती, चाहे ट्रेन में या बसों के अंदर, क्योंकि मैंने देखा साइकोलॉजी देखी मैंने लोगों की। राजस्थान के लोग, आपको मालूम है हिंदुस्तान भर में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जब प्रवासी आपको नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, सब जगह मिलेंगे आपको। वहां से खबरें आ रही है, खाली मजदूरों की नहीं, छोटे व्यापारियों की भी। वो भी रास्ते में अटके, मतलब वो चाहते हैं एक बार हम अपने गांव में जाएं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अगर मरना ही है तो वही गांव में मरे, मतलब एक दिल में भाव पैदा हो गया। तो मेरा मानना है कि उनको लगता है कि अगर यहाँ रह गए, क्वारंटाइन जाएंगे, खुल भी गया, वहाँ पर बंद हो जाएगा, पता नहीं वहाँ पर कोरोना वहाँ पर आ जाएगा, कई तरह की आशंकाएं हैं। एक बार ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमें अपने घर जाने दीजिए। उसके बाद में भले ही वहाँ 15-20 दिन रहेंगे, खुद बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमें फैक्ट्री में काम करना है, फिर आएंगे, वो जयपुर भी आएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, पूरे देश के अंदर जाएंगे काम करने के लिए। ये मैं समझता हूँ इसको, साइकोलॉजी को भारत सरकार को समझनी चाहिए। वरना क्या होगा, अभी 3 तारीख तक का मामला हो गया है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है जी, सड़कों में आ रहे, बांद्रा में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, ये नौबत नहीं आनी चाहिए जी। राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर में हमारे जो जिले में कल 5-7 हजार लोग इकट्ठे अचानक आ गए। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, मेरा मानना है। तो मैं आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि आप इसके पक्ष में हैं कि एक खास रेल सर्विस होनी चाहिए ताकि माइग्रेंट वर्कर्स या बस सर्विस या रेल सर्विस कि इनको घर जाने की इजाजत होनी चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं? एक बार भारत सरकार खुद को, जब हम इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोरोना के लिए, एक बार भारत सरकार खुद को आगे आकर के टेस्ट होने के बाद में इनको गांव में भेजना सुनिश्चित करना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी फैक्ट्री चालू भी कर देंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे आपको। अभी खाली मजदूर 20 तारीख के बाद में जो फैक्ट्री चालू होगी, तो जहाँ मजदूर फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में रहते हैं
खाली वही काम पे आएंगे। बिहार का मजदूर चला गया पहले, वो कैसे आएगा? तो एक बार अगर छूट सबको मिल जाती तो 3 तारीख तक मैं समझता हूँ कि वापस आने के लिए तैयार हो जाते वो लोग। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। एक बार उनके दिल में आ गया हमें अपने गांव जाना है, तो गांव वालों माँ बाप को देखना है, परिवार को देखना है। परिवार वहां पर है, अकेले काम करते मजदूर लोग, तो पति पत्नी वहां पर है, बच्चे वहां पर है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत सरकार को इस दिशा में एक सोच कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए, और तब जाके आपकी फैक्ट्री और इकोनॉमिक स्थिति गाड़ी पटरी पे आएगी, वरना पटरी पे नहीं आएगी आपकी, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आपने तो ये बात उठाई होगी केंद्र सरकार के साथ, तो क्या क्या जवाब मिला आपको इस पे? नहीं, अभी तो उसको जो कल आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर तो खाली रियल एस्टेट और इंडस्ट्री और जो गांव में इंडस्ट्री है उनके लिए या पीडब्ल्यूडी इरिगेशन कुछ काम शुरू हो सकते हैं। और बड़े रूप में जो इंडस्ट्री चल रही है तो औद्योगिक इकाइयां शुरू कैसे होगी, मुझे चिंता इस बात की है। मजदूर आधे जा चुके हैं पहले ही और आधे रह गए हैं रास्ते के अंदर, तो एक उनको समझने का टाइम देना चाहिए, समझने का टाइम देना चाहिए। मुख्यमंत्री मैंने प्रधानमंत्री को 2 पत्र भी लिखे इसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे, तो मैंने उनको बताया इस प्रकार आपको करना चाहिए। और मैंने उदाहरण दिया सूरत का, सूरत की घटना हो चुकी थी उस दिन, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि परसों जो सूरत में हुआ है वैसी स्थिति देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। आपने जो 2 पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, आपने ये बात उठाई कि इनको घर जाने की इजाजत होनी चाहिए। जी जी जी, हमने कहा मजदूरों का जो सूरत में हुआ है वो स्थिति नहीं बने। अशोक जी, कैसा कोऑर्डिनेशन चल रहा है सेंटर और प्रदेशों के बीच में? जैसे आपने ये एक मुद्दा उठाया जिसमें आपकी व्यक्तिगत सोच थोड़ी अलग है केंद्र सरकार से। दूसरा, फूड कॉरपोरेशन के जो गोडाउन्स हैं उसमें भी सरप्लस जो फूड है, मुझे जानकारी है कि आपने उसको भी लेके एक पत्र लिखा, और ये बहुत अजीब सी बात है कि 77 मिलियन टन्स का फूड स्टॉक है हमारे पास, लेकिन फिर भी भूखमरी की चिंता है लोगों को। तो इस मुद्दे को लेके जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जब वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था। तब 3 अकाल लगातार पड़े थे राज्यों के अंदर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि। तब हम लोग मिसेस सोनिया गांधी जी के साथ गए थे वाजपेयी जी के पास में, बताया था कि स्थिति देश की राज्यों की है, बहुत कठिन समय निकल रहा है। उस वक्त में हमने एक योजना लागू की थी, फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज। उस वक्त भी भंडार भरे पड़े थे अनाज के, कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, उस वक्त भी हमने कहा था। और किसी को भूखा नहीं सोने दिया, राजस्थान मेरा चैलेंज है आज भी। इतना शानदार मैनेजमेंट हमने किया था, आज भी राजस्थान के लोग उसको याद करते हैं मैनेजमेंट को। आज ही मैं कहना चाहूँगा कि एफसी के गोदाम भरे पड़े हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को वीसी में भी कहा है 4-5 दिन पहले कि वो स्कीम जो उस वक्त में चालू की थी, फूड फॉर वर्क, आपको चाहिए कि आप इसको लागू करवाएं। अभी नरेगा में काम चल रहे हैं, नरेगा में मजदूर को पैसा देना पड़ेगा आपको, वो पैसा और कहीं काम आ जाएगा। आप उसको गेहूँ दीजिए, खुश हो जाएगा। व्यक्ति गेहूँ से बहुत खुश होता है। उस वक्त भी हमने देखा बहुत पॉपुलर स्कीमें हुई थी, तो क्यों नहीं हम इस बात को लेके ध्यान रखें। अब फसल आ रही नई, रबी की कटाई शुरू हो गई। कल से हमने यहाँ पर मंडियाँ खोल दी है, छूट दे दी है फूड प्रोसेसिंग वालों को, गांव में जाके खरीद सकते हो, सीधा बड़ा फैसला किया है। तो मंडियों के अलावा दलाली नहीं देनी पड़ेगी उनको, ज़्यादा पैसा मिलेगा किसान को, ये हम सब किया है। तो क्यों नहीं हम जो है फसलें आएगी, गोदाम खाली हो, वापस बढ़ जाएंगे गोदाम आपके। आपको फूड फॉर वर्क पे आना चाहिए और आह्वान करना चाहिए सब मजदूरों को देश के अंदर, वो नरेगा में जाएं, काम करें। इसी बहाने बरसात आएगी, उसके पहले डिसिल्टिंग का काम है जी। गांव में जो छोटे मोटे कुंड होते हैं, नाडी होती है, हमारे नाडी कहते हैं जी, मिट्टी भर जाती है। मिट्टी निकालेंगे तो पानी ज़्यादा कैपेसिटी में आ जाएगा, वहाँ पर भर जाएगा। तो पानी को बचाने का काम हो सकता है। गाँव का पानी गाँव में,
खेत का पानी खेत में रहे। इस प्रकार से कई योजना बन सकती है जिससे कि उनको काम भी मिल जाएगा और गेहूँ भी मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत पैसा आप दे सकते हैं, पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 20-30% कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गेहूँ का उपयोग करना चाहिए। इतने बड़े मुल्क को खाना खिला के ऐसे टफ टाइम के अंदर अपने हमें हेल्प करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अशोक जी, एक आखिरी सवाल, ये लॉकडाउन जो है अब हम इस फेज 2 में हैं और हमें तो जितनी जानकारी है सारे ही मुख्यमंत्री इसके सहमत में थे, लेकिन कुछ पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। मान लीजिए हम 3 मई पे आ जाते हैं और हमें लगता है कि नंबर्स वैसे के वैसे उसी रेट पे हैं, हम यही होप कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। क्या लॉकडाउन एक लॉन्ग टर्म आंसर है? ये कितनी देर सस्टेनेबल है? एक बड़ा देश 1.3 बिलियन लोगों का कितनी बारी लॉकडाउन में जा सकता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जब कहा था फरवरी के अंदर कि भाई आप ये बड़ा फैल सकता है, उस वक्त में जैसे टेस्ट की फैसिलिटी बहुत कम थी देश के अंदर, आईसीयू बहुत कम थे, वेंटिलेटर नहीं के बराबर थे यहाँ पर। उस वक्त में अगर हम लोग सब मिलकर के, केंद्र राज्य मिलकर के बड़े रूप में अगर योजना बना लेते तो भाई हमें तो किसी ढंग से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ानी है, तो संभव था। आज हमने 250 पे थे जयपुर में हम लोग, आज हम राजस्थान 4000 पे आ गए टेस्टिंग के लिए। अगले 7 दिन में हम 10,000 पे आ जाएंगे टेस्ट करने के लिए पर डे। इस प्रकार अगर हम कर सकते हैं तो भारत सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो इस काम को थोड़ा उस रूप में करना चाहिए, राज्यों को सपोर्ट करते हुए। ICMR के बगैर हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। उनकी गाइडलाइन से ही हम लोग काम करते हैं। अब जो रैपिड टेस्ट होना है, चाइना से किट आ नहीं रहे हैं जी। अब भारत सरकार, ICMR ने भी डिमांड करी है, कई राज्यों ने करी है, कहीं नहीं मिले हैं। अब सुन रहे, पहले भारत सरकार ने कहा हमें दो पहले, वो फिर हमें देंगे। तो ये बात मैंने प्रधानमंत्री को पहले विषय में कही थी कि जो मेडिकल के इक्विपमेंट है, प्रोटेक्शन के हैं या दवाइयाँ हैं, इनका सेंट्रलाइज कोई सिस्टम बनाओ, वो सब राज्यों को दे, स्थिति के अनुसार दे। जहाँ के ज़्यादा स्थिति खराब है, कम खराब है, बजाय कि हर राज्य दौड़े चाइना की तरफ जाए या और कहीं जाए कि हमें किट दो, हमें इसकी रेट कम होगी, ज़्यादा होगी, बजाय सेंट्रलाइज करना चाहिए। अब जाके मैं समझता हूँ कि आज जो कहा गया है कि पहले ICMR मंगा रहा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देखते क्या स्थिति बनती है। तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने में कामयाब जरूर हुए हो, वरना आप जानते हो कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती तो ज़्यादा फैल सकता था ये। नहीं, आई एग्री, पर ये कितनी देर तक चल सकता है सर? बिल्कुल ठीक है ना आप, ये चिंता का विषय बना हुआ है, कब तक चल सकता है। लोगों की हैबिट नहीं है घरों में रहने की, और डिप्रेशन में आ रहे कई लोग, तो डिप्रेशन में आ रहे हैं। और कुछ भी कर ले हम लोग, तो हमें कई मुल्कों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों में कॉन्शियसनेस है जी, वो कर लेते हैं। हमारे यहाँ इस बात को लेके थोड़ा आप जानते हो कि प्रॉब्लम है जी। इसको हमें मिलकर ही लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। इसका मायने ये हुआ कि हमें कंट्री में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, टीवी वालों की भी और प्रिंट मीडिया की भी, सोशल मीडिया की भी। बड़े रूप में हमें पब्लिक को एजुकेट करने का काम भी साथ में करना पड़ेगा। खाली सरकार अकेले चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की नहीं कर सकती है जी। सर रिसोर्सेज, सोनिया गांधी जी ने कह दिया आपके सामने, मतलब जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, हम चाहते हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं आया, कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी भी। हम चाहते हैं, जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, तो मैं समझता हूँ अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर मैं देखता हूँ कभी कभी थोड़ा बहुत लगता है कि आप देखते हो सोशल मीडिया में क्या आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। अभी कोरोना को जब हरा पाएंगे तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन कोई भी हो, पूरा देश एक खड़ा एकजुट होगा, तब जाके कोरोना को हरा पाओगे। मैं आपसे इस पे पूछूंगी, क्योंकि रामगंज एक मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इसको लेकर पॉलिटिक्स ना हो और सोशल टेंशन ना हो? क्योंकि एक विशियस साइकिल बन गया है, मुसलमान डर रहा है
इंफॉर्मेशन वॉलंटियर करने के लिए, उसको लगता है मैं बताऊंगा तो मेरे को समाज बहुत बुरी तरह ट्रीट करेगा। तो आपने अभी कहा कि कोरोना में कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जब रामगंज का इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसके फॉल आउट से आप कैसे डील कर रहे हैं कि उसको लेके कोई सोशल या रिलीजियस टेंशन ना हो? नहीं, देखिए, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, एजुकेट करने की बात है जी। एजुकेट करने की बात है। अगर वो नासमझी में किसी ने कुछ कह दिया, बीमारी नहीं बताई, उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी परिवार की जिंदगी के लिए और पड़ोस की जिंदगी के लिए जरूरी है। वो लोग समझ जाएंगे, वो लोग समझ जाएंगे। ये कोई धर्म के नाम पे हम बात करेंगे तो और ज़्यादा दूरियां बढ़ेगी। तो हम कोरोना से लड़ें या अपन लड़ें जी, तो ये मिलकर लड़ने वाली बात होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, हमने बहुत आपका समय लिया, मुझे मालूम है कि अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी। और काम भी है। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।